हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, हम इस सीरीज में जो हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है ना, इसमें ये टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं जो न्यूज में रही हो। जैसे अभी हमने एक न्यूज आई हुई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के, या फिर जो एमपी एमएलए लेजिस्लेचर होते हैं, हाँ, उनके कमेंट्स को लेकर के कि क्या हु विल रिस्पॉन्सिबल, अगर कौन जिम्मेदार होगा अगर मिनिस्टर या फिर जो है कि एमपी एमएलए मतलब ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि इंडिविजुअल या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को हर्ट्स होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस किए हैं, करेंगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कि हमने अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा एक 360 डिग्री जो कि डिस्कशन हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले कई बार हमने कहा है कि हमारा जो डिस्कशन होता है वो जो न्यूज में चीज़ें होती हैं उसको कनेक्ट करना होता है स्टैटिक्स पार्ट से। स्टैटिक्स पार्ट इन द सेंस कि जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में होता है। फिर उसके बाद हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मतलब एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली किसी भी टॉपिक में हम मोर देन 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड के साथ कि हम क्यों, कैसे, कहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो यूनियन लेवल पे होता है उसका डिस्कस करेंगे, कभी जो कि स्टेट पे आएगा तो उसको भी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यूनियन या सेंट्रल लेवल पे होती है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है कि 70-80 क्वेश्चन जो कि सॉल्व कर जो कि मिलेगा इसमें। और ऑलमोस्ट जितने भी हमने जो डिस्कशन किए हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्या पूछा जाए, अगर हम एक टॉपिक में अगर 100 क्वेश्चन के आसपास अगर बना करके डिस्कशन कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स से स्टैटिक्स अगर रिलेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा होता है कि हम एग्जाम्स के बहुत है। क्योंकि यही देखिए गुरु मंत्र हो रहा है, हमेशा जो टॉपर्स होते हैं या भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये हमेशा ही कहते हैं कि करिए। और जो यूपीएससी होती है, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, वो अपनी आज मान लीजिए कि टुडे अगर हो रहे तो टुमारो जो है कि उसको जो है कि क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर, तो आपको ऑलमोस्ट 10 ईयर का वहाँ पे जो कि आंसर की क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स मेंस का जो वहाँ पे अपलोडिंग किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, राइट। तो आइए हम चलते हैं अपने जो टॉपिक्स है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है, जो हम पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की क्या है, कैसे कंपोजिशन है, इसका हम ब्रीफ लेंगे। क्योंकि इन डेप्थ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमने लगा रखा सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का लोगो उस पर है, तो आप देखिएगा जरूर। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड किसको करती है, हाँ ठीक है, कौन कौन इंक्लूड होता है उसमें। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है, इसको कहते हैं सेंट्रल काउंसिल मिनिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री with the prime minister at the head to the and advise the president। ये है कि 74 में ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा, उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, और उसको जो है कि क्या बोलते हैं एड एंड एडवाइज करेगा प्रेसिडेंट को, राइट। तो अब यहाँ पे आके है इसके फंक्शनरी ही, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, मगर प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसीडर एडवाइस के लिए होता है। मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है अगर एक बार एडवाइस देती तो उसको रिजेक्ट कर सकता है या मतलब रिटर्न कर सकता है। लेकिन जब अगेन फिर अगर दोबारा अगर रिटर्न किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू, तो उसको जो है कि मैंडेटरी होता है वो अपना जो कि डिसीजन उस पर सुनाए। तो इसलिए एक ये जो प्रोविजन मैंडेटरी वाला 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आया। इससे पहले जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42, इसमें ये कहा था कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजती तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं, बस केवल अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसको आसानी से समझने के लिए देखिए 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के रूल में था। जो 44 अमेंडमेंट हुआ इसमें जनता दल
की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बस थोड़ा सा रिफॉर्म चेंज किया बस, ठीक है, कि एक बार आप रिटर्न कर सकते हो बस। मोटो पॉलिटिशियन का एक ही होता है कि हाउ टू कैप्चर द पावर। नेक्स्ट है उसी में एडवाइज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड द एनी कोर्ट, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर जो सजेशन देता है प्रेसिडेंट को, वो किसी कोर्ट में जो है कि सुनवाई उसकी नहीं हो सकती, और इसलिए ये जुडिशरी स्क्रूटनी से अलग है। ये 74 सेक्शन 2 में बोला गया। अकॉर्डिंग टू 75 आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ये है कि प्रेसिडेंट जो है कि अपॉइंट करेगा किसको, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा मिनिस्टर को, बट एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग होगा। 75 आर्टिकल और उसका जो सब पार्ट 2 है उसमें कह रहा है कि मिनिस्टर इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट एक्सीड मोर देन 15%। मतलब ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1991 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया, इसमें ये प्रोविज़न किए कि जितनी भी मेंबर्स हैं उसका 15% से ज़्यादा जो कि मतलब लेस देन 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं, जब चाहे वो हटा सकता है। ये प्लेजर होता है कि प्राइम मिनिस्टर जब कहेगा वो हटा देगा, जब उनके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में डिस्प्यूट या कॉन्ट्राडिक्टरी जैसी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसको भाई हटना पड़ता है, प्रेसिडेंट इमीडिएट उसको उसके यहाँ से हटा देता है। उसके बाद ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स वाई कि मतलब ये है कि स्विमिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना दोनों साथ में होता है जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। मतलब ये है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलग ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। अगर आप अलग ओपिनियन रखते हैं तो आप समझिए कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट नहीं होंगे। समझ रहे हो? प्राइम मिनिस्टर तुरंत कह सकता है कि नहीं आप हटिए लोकसभा से जो हुई। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति होती है। कई बार आगे क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हाउस, तो ये स्पेशली लोकसभा के प्रति होती है। ये टर्म मैं और यूज करूंगा, आपको अभी तो नहीं, अगर क्वेश्चन मिल गया ना तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बस इतना बता दूं आपके। जैसे मान लीजिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो आते हैं लोग, वो लोकसभा से आते हैं या राज्यसभा से आते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। बट जो मेंबर राज्यसभा से आते हैं, जिसे सॉरी अभी एक स्टेप मैंने जंप कर गया, लेकिन नहीं अभी एक सेकेंड। अभी क्या है, जैसे मान लिया कि ये लोकसभा राज्यसभा से आते हैं उन्होंने, लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के होती है। अगर लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं पास हो जाता है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देती है। रेजिग्नेशन दे देती है मतलब गवर्नमेंट गिर गई है, गवर्नमेंट पावर में नहीं है। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो भी जो है कि अब नहीं एमपी रहेंगे, या एमपी नहीं रहेंगे, या फिर दूसरी जो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, सब लोग मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर नई इलेक्शन होता है, ठीक है, लोकसभा का, तो ये ध्यान में रखना होता है कि लोकसभा से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं ना, उन्हीं का इलेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा से भी जो गए हैं, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती तो राज्यसभा के लोगों का भी इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही बारीक मतलब थीस लेवल का जो है कि ये कलेक्शन मतलब है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट्स वाई आई फोर्सली टोल्ड यू कि आप उसको अच्छे से नोट राइट डाउन कर लो आप, राइट। फिर उसके बाद टर्म कैबिनेट वाज इंसर्टेड 352 आर्टिकल। अब देखिए होता क्या है कि जो कैबिनेट वर्ड है ना, कहीं मेंशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली या थोड़ा सा मेंशन जो कि 352 आर्टिकल में आप कहेंगे इसमें कहाँ से आ गया, तो ये जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। मतलब हुआ क्या था कि जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी ना, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ तो हमारे लिए ये बढ़िया हो जाएगा कि हम यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा एक सेकेंड वेट, राइट। अब जब इंदिरा गवर्नमेंट थी ना, जब इमरजेंसी से पहले क्या हुआ था कि इंदिरा ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसेंट से ही जो है कि वो कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। मतलब
352 आर्टिकल इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो बहुत ही अफरा तफरी मच गई थी, लोगों क्वेश्चन उठाया कि भाई, यहाँ तक कि जो उनके कैबिनेट के लोग थे उनको पता भी नहीं था कि मतलब इमरजेंसी लग गई। सुबह उठे तो देख रहे कि यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है। तब से ये कह दिया गया सॉरी, उसके बाद से ये कह दिया गया ना कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो तब प्रेसिडेंट तभी डिक्लेयर कर सकता है जब ग्रुप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में अगर दे रखी है ना तभी जब होगा, अदरवाइज नहीं होगा कि बस प्राइम मिनिस्टर के ही इशारों पे चले। तभी से ये कैबिनेट का मतलब कि मेंशन मिलता है आर्टिकल 352 में, राइट। तो इस चीज को आप देखिएगा, इंसर्टेड या लोग 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि जो मिनिस्टर रिटर्न में देगा। उसके बाद इट डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इट इंक्लूड कैबिनेट। कैबिनेट में इंक्लूड कौन कौन होता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ड्यू टू मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट ब्यूरोक्रेट्स काउंसिल द मिनिस्टर। ये सब सारी चीजें बकवास वाली चीज है। कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज एक्स ऑफिस, देखिए जो कैबिनेट होता है उसका एक सेक्रेटरी होता है, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है ऑफ द सिविल सर्विसेज का होता है, वो ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का होता है, IAS होता है, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ये पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना जरूरी है, अदरवाइज आप जो कि मिनिस्टर पोस्ट से सीज कर दिए जाओगे, मतलब वहां से हटा दिए जाओगे। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन द ओथ, जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जो होते हैं उनके ओथ मतलब शपथ जो होती है, प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन होता है किसका, यूनियन कैबिनेट मीटिंग का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू कम्युनिकेट किससे, प्रेसिडेंट से, ऑल decision of the council of minister to furnish such information related administration of the affair union proposed, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 19। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमें भी पहली बार ये, हालांकि मैंने जितनी भी बुक पढ़ी थी उसमें नहीं मिला था, लेकिन इसने एक एडिशनल जो है कि दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट करके हम इसको कर लेते हैं। देखिए ये क्या है मिनिस्टर, देखिए मिनिस्ट्रीज यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक आप पूरा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये यहाँ से देखिए नोट कर लेना कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, किस कैसे, ऑन एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है, विच इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 77, ठीक है, डायरेक्ट उसमें नहीं लेकिन पार्ट है। फिर विद क्रिएशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन देयर इज 41 एट प्रेजेंट टाइम मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर इज सेंटर। अगर देखिए हुआ क्या कि अब तक जो है टोटल मिनिस्ट्री नंबर ऑफ मिनिस्ट्री जो है 41 है। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी 2019 में शायद या 19 या 20 में जो कि अभी लेटेस्ट लास्ट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं अपने मेजर पॉइंट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम उसको सॉल्व करने चाहते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड नॉमिनल हेड ऑफ, नॉमिनल नहीं होता है सर, ये जो कि रियल होता है, ये नॉट रिस्पॉन्सिबल पर ले। अरे ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपने मन का थोड़ी कुछ कर लेगा। फिर उसके बाद ही कांट बी डिसमिस एनी ऑफ द मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से जो प्रेसिडेंट से कहेगा तुरंत उनको हटाना। मिनिस्टर अ रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, इस चीज को आप नोट करिएगा। फिर अकॉर्डिंग टू 74 वही हमने दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलेक्ट इलेक्ट नॉमिनेट। काफी ही मतलब ये कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब या कंस्ट्रक्टिव या लॉजिकल पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इलेक्टेड है या सेलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट।
सॉरी ये अपॉइंटेड है, मैंने नॉमिनेट बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट होता है। एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा सा और डीप में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन डी है इसका, अपॉइंटेड है बाय प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब होता क्या है कि मोस्टली लोग कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, सभी लोग आज ये एमपी बन करके आते हैं, ठीक है। उनमें से लोगों को चूज जो एक मेजर पार्टी करती है प्रेसिडेंट से, ये हमारा जो कि लीडर होगा। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो जो कि अपॉइंट करता है एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट, जो कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी प्रेजेंट टाइम ही आल्सो फर्स्ट इज एमपीज एंड देन ही इज ए प्राइम मिनिस्टर। कंस्टिट्यूएंसी अगर देखा जाए वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वी आर फॉलोइंग नॉट ट्रू। सॉरी थोड़ा सा मार्क चेंज हो गया, राइट ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम थिकनेस इसका ना कम कर लेते हैं, ये राइट ठीक है, बहुत सा मोटा हो जा रहा था। देखिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट ऐसा है कि वो सही नहीं है। प्रेसिडेंट गवर्नर इज इम्यून फॉर द लीगल एक्शन ऑफ द ऑफिस, ये भी सही है, ऑफिशियल एक्शन ऑफ द ऑफिस। ऐसा क्या है ना कि इनके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकती, उनको बिफोर नोटिस देना पड़ता है। नो कोर्ट कंप्लेन द गवर्नमेंट परफॉर्म एनी ड्यूटी। उसके बाद 2 months द नोटिस रिटन मस्ट बी डिलीवर टू द गवर्नमेंट द ब्रिंग द सिविल प्रोसीडिंग ऑफ द बात सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। कोर्ट इज इम्पावर टू इंक्वायरी एडवाइज टेन्योर ऑफ द काउंसिल। अब ऐसा है नहीं, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसका जो एड एंड एडवाइस जो दिया जाता है ना प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, उसका सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ द किसके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के, ये कहाँ से भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बोथ गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल दो, देख लेते हैं क्या सही है, बी ऑप्शन सही है, 74 के अंतर्गत आता। 78 आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द स्पीकर। अब देखिए इतना दूर दिया है 78, स्पीकर, चेयरमैन, कंप्ट्रोलर जनरल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्वेस्ट द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल पीएमओ इज वन ऑफ द करेक्ट क्रिएटेड या फिर एग्जिस्टिंग सिंस 1977 इज हेडेड बाय द कैबिनेट। नहीं, उसका एक अलग होता है सर, यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। 1977 से है। ऑफिस इज नो एज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी। उसके बाद जो है कि ये पीएमओ बन गया, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। डॉक्टर पी.के. मिश्रा इज ए करंट, हाँ ये भी सही है, करंट है। और उसके बाद वेयर एज द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द राजीव गौबा। नेक्स्ट है कैबिनेट मीन्स क्या होता है, ऑल मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर सेक्रेटरी मिनिस्टर। तो आपको ये वाला टिक करना चाहिए, मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक के जो होते हैं उनका होता है कि 3 तरह की मिनिस्ट्री होती है, हमने पहले देखा। कैबिनेट इंक्लूड मिनिस्टर, वही जो अभी हम डिस्कस किए वही क्वेश्चन यहाँ पे भी। हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रियल कौन होता है, ये होता है, लेकिन नॉमिनल कौन होता है, ये होता है, नॉमिनल होता है, ये जो कि रियल होता है। रियल इन द सेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये हेड करता है, जो सजेशन देगा ना वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। एक बार बस मना कर सकते हैं, उसके बाद अगर किए तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि देखते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट शैल मेक द रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी चीज़ें लिए जाते हैं ना बिजनेस का, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है और वो क्रिएट कर सकता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस टेकन बाय नेम ऑफ दैट, नहीं प्रेसिडेंट से लिया जाता है, बी केयरफुल, राइट। अब देखिए 77 311 ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन एक्सप्रेस टेकन बाय द प्रेसिडेंट, द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर उसका प्रेसिडेंट शैल मेक द रूल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अपर हाउस। अब यह देखिए गेम कर दिया, हम आपको यहाँ पे एक चीज बना देते हैं, जो पार्लियामेंट है सॉरी लोकसभा, राज्यसभा, अब इनको और भी नाम से जानते हैं, इसको लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं,
इसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ये पॉपुलर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको सीनियर सिटीजन हाउस के नाम से जानते हैं, और इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ अपर हाउस का मतलब ये हो गया राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज बिलोंगिंग टू अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तब फिर क्या कंडीशन निकल कर, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। यूपीएससी का 20 साल पुराना क्वेश्चन या 20 महीने या 20 दिन का क्वेश्चन का जो नेचर होता है बड़ा लॉजिकल होता है, उसका एप्लीकेशन 20-30 साल तक चलता है। आप देख सकते हो 1997 का ऑलमोस्ट हमारा जो 25 से 27 साल का हो गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछा क्या लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर प्राइम मिनिस्टर, जनरली अब तो ये जानते हैं कि लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे मनमोहन सर थे ये राज्यसभा से थे, अपर हाउस से, लेकिन प्रेजेंट टाइम जो मोदी जी हैं वो जो कि लोकसभा से, लोअर हाउस से। इसका मतलब क्या होता है, ही विल नॉट एबल टू वोट इन हिज फेवर इवेंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा, ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, ही कैन मेक द स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस। हम इसमें लॉजिक बताएंगे आपको। ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 मंथ, तो ये तो मतलब ये तो पूरी तरह से गलत है। जो ये है ना, इसका वर्ड्स का भी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, तो ओनली इसको काट दीजिए। ही विल नॉट स्पीक, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई भी मंत्री या फिर लीडर्स किसी भी हाउस का हो ना, वो जाके उस हाउस में जो कि अपना इस दे सकता है। उसके बाद वी विल नॉट फेवर, अगर वो, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन ना, मोशन जो होता है केवल लोअर हाउस या फिर लोकसभा में ही आता है, तो उसके जो मेंबर होंगे ना वही तो वोटिंग करेंगे, तो उसमें कैसे कर सकता है। तो ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर यूपीएससी को हम कहते हैं कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, हमें सीखने को भी मिलता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब, ठीक है, अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर 75। आपको पता है कि ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्लेजर पे होता है प्रेसिडेंट के ही, और ये अपॉइंट होता है ऑन एडवाइस पे ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए क्या मतलब बेतुका क्वेश्चन पूछिए, नॉट ए मेंबर, अब मेंबर नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा। मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ द बोथ हाउस का भी नहीं हो सकता लोकसभा। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी थोड़ा आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, आप इसको इग्नोर नहीं करते हैं। अगर ये लोकसभा नहीं होता तो हम राज्यसभा भी मार सकते हैं, ठीक है। और या दोनों नहीं होता, अगर इसे इधर वन लोकसभा या राज्यसभा, तो ये भी मार सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये है ना लोकसभा दिया, बहुत अप्रोप्रिएट। हालांकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, फिर भी लॉजिकल क्वेश्चन है ये। जनरली मेंबर ऑफ द लोकसभा से होते हैं, इन नॉट अ कंपल्सरी टू रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। आप अंदाजा लगा सकते हो कौन हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमिटी। प्रेसिडेंट हो सकता है, इसमें गड़बड़ी हो जाए, अगर दे दिया होता डिफेंस मिनिस्टर ना, तो थोड़ा सा फिर दिक्कत होती। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द हीज अपॉइंटमेंट। अब देखिए ये आईएएस का, यहाँ आईएएस का 2012 का, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया ये क्वेश्चन का, लेकिन क्या लॉजिकल क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कम फ्रॉम, जनरली तो हम तो कह देंगे अपॉइंटेड, लोकसभा से अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जनरली आता है लोकसभा से। बट जब तक हम इसको ना पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आंसर नहीं दे सकते, या फिर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो या फिर किसी का मेंबर ना हो, लेकिन 6 मंथ के अंदर हुआ। अब ये यही क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। नीड नॉट नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट मस्ट है कि मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। अब देखिए मान लीजिए तो स्टेटमेंट में यहाँ ऑप्शन भी दिख रहा है, तो डोंट वरी, हम आगे भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। नीड नॉट नेसेसरी द मेंबर ऑफ द वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मस्ट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6। अब कह रहा है कि स्पेसिफिक लोकसभा का ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं लोकसभा का नहीं राज्यसभा का भी बने। लेकिन अब देखिए, अब 1 मिनट रुकिए, मस्ट बी मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी बात, मस्ट बी मेंबर ऑफ द, अब यहाँ पे जो मस्ट दिया है ना यूपीएससी में, ये खटकता है सबको, और खटकता इसलिए है ना कि अगर 10 क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स में दिए गए ना, उसमें से 8 आपका गलत ही होगा, 2 ही होंगे सही होंगे।
तो ये हम मस्ट के बेस पे हटा देते हैं। दूसरा है कि नॉट एनी। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो प्रपोर्शन में है, ठीक है, मतलब ज्यादा जो सही है वो हमारा ऑप्शन ये सही है, क्योंकि ऐसा नहीं कहीं मेंशन है या फिर होना चाहिए, क्योंकि लोग दोनों सभा से आ सकता है। ये भी नहीं है कि मेंबर होना चाहिए जब अपॉइंट हो रहा है, वो 6 महीने के अंदर जो है कि अपॉइंट हो जाना। 75 आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया। दूसरी चीज है मिनिमम एज रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब आप लॉजिक सोचिए, ये 25 साल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अरे कहाँ मेंशन, ऐसा नहीं। देखिए अगर जब आप एमपी बन जाते हो लोकसभा के, ठीक है, अगर ये समझिए 25 नहीं दिया होता, सपोज करिए 20 दिया होता, तो क्या करते आप 30 लगाते, छोड़ के आंसर नहीं आते, ठीक है। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे 25 और 30, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक भी बताऊंगा और जो कि आपको मज़ेदार बना करके बताऊंगा। अब क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा का। तो जो लोकसभा का एमपी बनता है ना, वो 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए वो लोकसभा का इलेक्शन हार गया, लेकिन उसकी पार्टी जीत गई, मोदी हार गए लेकिन पार्टी उनकी जीत गई, लोग चाहते हैं बीजेपी के कि वो एमपी बने। उनकी ये 25 साल 26 साल हुई थी मान लो। अब उनको क्या, या बाई इलेक्शन यहाँ पे हो, मतलब री इलेक्शन हो, या मतलब किसी कहीं खाली हो जाए सीट, बाई इलेक्शन हो, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो तो बन जाएगा फिर। लेकिन बाई इलेक्शन के लिए कहीं सीट नहीं खाली हो तो क्या होगा, तो वो एमपी नहीं बन सकता, अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एज ही 30 साल से कम है। राज्यसभा से यहाँ आ सकता है तो उसको 30 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर 25 नहीं होता ना, तो आप 30 मारते हैं, लेकिन 25 दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट 25 मारिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बन गया तो ऑफकोर्स वो एमपी भी बन सकता है, अरे प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। इधर क्लियर। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 18, ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए काफ़ी मतलब हाइपोथेटिकल है ये कहीं मेंशन उसे नहीं, क्योंकि अभी तक ये कहीं शायद प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल सर बने हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएटेड बाय, नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दोनों तो गलत ही है, गलत है। अब आपको ईच इन द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ या क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आप बी लगाइए ना, बी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है 18 का। यहाँ पे देख सकते हैं बी है सर, बी परफेक्ट लग रहा था ना हमें। अब आप अगर मैं आपसे याद करवाना शुरू करूँ कि कितने प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आप कहेंगे एक ही तो थे शायद, प्योरली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब देखिए थोड़ा सा ये जीके का क्वेश्चन है, जीएस का नहीं है। अब ये पूछ दिया कि कहाँ से बिलोंग करते थे जब वो राज्यसभा के मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर के, तो वो असम से थे। ये जनरल क्वेश्चन है, आप अब इसमें ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम। और नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाई इलेक्टेड अपॉइंटेड। अब आप हम पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट करता है, इलेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ही इज फ्री टू चॉइस द मिनिस्टर ओनली एमंग द, अब ऐसा थोड़ी है। अब ये देखिए ओनली दिया है ना, अब ओनली जहाँ देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस में आप अपने हाथ पैर कान सब खड़े कर लीजिए, ये गलत है। ही कैन चूज द हिज कैबिनेट कोलिजियम आफ्टर अ ड्यूटी काउंसलिंग, नहीं ऐसा नहीं है सर, ये आफ्टर बिफोर भी गलत ही होता है यूपीएससी में। ही हैज द फुल डिस्क्रिप्शन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु इज सर्व्ड एज ए मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट, पूरी तरह से वो फ्री है, चूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एक और आपको लॉजिक बताएंगे, ही इज, डी वाला भी देख ले, ही इज ओनली लिमिटेड पावर द चॉइस ऑफ द कैबिनेट कॉलेजियम बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, नहीं ऐसा नहीं। अब हम देखिए, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, अगर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो फिर गुगली वाला जो होता है ना कि जो हरभजन फेंकते हैं, मतलब अपने स्पिनर, तो स्पिनर हमें दिखते नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में कि उस तरह के हों जैसे हरभजन फेंका करते मूर्ति या मुरलीधरन थे इंटरनेशनल पे। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि फुल डिस्क्रिमिनेशन चॉइस। आप देखिए फुल डिस्क्रिमिनेशन तो है भैया, लेकिन अगर ना
एलाई हो जाए, कोएलिशन गवर्नमेंट हो जाए ना, मतलब कई दलों का मिला करके, तो प्रेसिडेंट की भी नहीं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं चलती भैया, ठीक है। तो वो अंडर टेबल, अंडर रूम ही होता है भैया। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी इतनी मेंबर दे रही है, हमें ये वाली डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए ये महारानी मूवी बिहार पे बनी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा अगर मिल जाए मौका तो ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा और भी देना तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वो घुमाना हो तो घुमा के, लेकिन हालांकि सीधा सा क्वेश्चन है यूपीएससी का, फिर भी लॉजिकल बहुत है। वो कैबिनेट वो फ्री होता है और जिसको चाहेगा उसको अपने कैबिनेट में रख सकता है। जैसे मोदी है, मोदी फुल गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो ये किसी और पार्टी या अलायंस का नहीं सुनते, जब मन करेगा देंगे, नहीं तो हटा देंगे। लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट थी ना कांग्रेस की 2004 से लेकर 14 तक, इसमें कई पार्टियां मिली हुई थी, छोटे छोटे 2-4 एमपी एमएलए लेकर के 10 आ गए थे, लोग अपना अपना अलाप अलाते थे। तो उसमें क्या हुआ, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, एनपीए जैसी चीज़ें। वो हालांकि हम दूसरे टॉपिक पे नहीं भटकेंगे, बस मैं आपको हिंट देते चल रहा हूँ कि देखिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ये सेंट्रल मिनिस्टर हुई इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एनी हाउस। अब वही फिर क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है या लोकसभा या राज्यसभा का, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इधर क्लियर। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, बस स्टेटमेंट चेंज हो गया। इन इंडिया द मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही विल सीज, 6 महीने के अंदर वो अगर मिनिस्टर नहीं बना तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू नॉट ट्रू रिगार्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन सा कह रहा है सही नहीं है? ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैंने वीडियो भी शायद बनाया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया है, ठीक है। ये चीज़ है। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड अ कैबिनेट, बिल्कुल। मेंबर ऑफ द कैबिनेट रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, ऐसा नहीं है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, ऐसा नहीं है, वो कर सकते। कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस द मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी में है हाउस में ना, पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में स्पेसिफिक, तो वो आराम से अपना काम करेगी। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखिए हाउस ऑफ पीपल दे दिया है, मतलब लोकसभा या फिर लोअर हाउस, बिल्कुल सही है सर। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटेड, बिल्कुल सही है। 74-75 एज पर आर्टिकल 73-74। तो इसमें जो स्टेटमेंट 4 है ना, एज पर 75, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये बस ये कहता है अपॉइंटमेंट, मतलब मिनिस्टर हु विल बी मिनिस्टर, ऐसे करके बोलता है। यहाँ पे देख लेते हैं 74 डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन द बिफोर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल किसके होता है? अब देखिए प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। यहाँ पे देखिए अगर लगाना चाहें तो आप छोड़ के तो आएंगे नहीं गुलाब क्योंकि भैया हमें तो ऑप्शन जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड करना है ना, हो सकता है बाद में हटा दे, वो अलग बात है, लेकिन हम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मार्क के ही आएंगे, ठीक है। वो गलत स्टेटमेंट दिया है फिर भी, लेकिन जो नियरेस्ट होगा ना हम उसको चूज करेंगे। तो आप चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आप बोल सकते हो, पार्लियामेंट गलत नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है इसमें, और लोकसभा, ठीक है। तो क्या करोगे, छोड़ के थोड़ी आएंगे हम अपना 2 नंबर गंवा करके, मार के ही आना है ऐसा क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी बाद में जो होगा, अगर ये सही मान लिए तब तो आपका जो है कि 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं माने ना तो इसको ऐसा भी नहीं कि आपका माइनस हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, नहीं होगा। आप अगर बढ़ेंगे नहीं ना इस कंडीशन में तो घटेंगे भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना किसी भी एग्जाम्स में। आपको लगता है नहीं वो होना चाहिए लेकिन अप्रोप्रिएट में नहीं है, लेकिन नियर अबाउट है, तो मार के आ रहिएगा। नेक्स्ट है टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। फिर वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया है। अब यहाँ पे वही लोकसभा है, ये स्पीकर दे दिया है लोकसभा, तो पार्लियामेंट मार सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की स्किप देख कर दिया गया है। फिर वही अब यहाँ पे देखिए दिया है तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा यहाँ पे। अब देखिए पार्लियामेंट दिया, यहाँ पे नहीं दिया। अगर पार्लियामेंट देता तो हम नहीं मारते क्योंकि यहाँ पे लोकसभा दिया गया है ऑलरेडी। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू होम, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये होते हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, अरे सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो करता है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल? लोकसभा के। अगर इसमें लोकसभा ना दे करके
पार्लियामेंट देता तो हम पार्लियामेंट को मारते, छोड़ के नहीं आएंगे गुरु। Who on the following is not a correct situation that arise after the resignation of the काउंसिलर। ये कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा समय है ये जब नहीं हो पाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपना रेस में, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज। ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट रूल तो तब होता है ना 356 आर्टिकल में बोला गया, वो राज्यसभा स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट में आता है। प्रेसिडेंट रूल लगा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ला दो, ये सारी चीज़ें, बाकी ये सारी चीज़ें होंगी, आप पढ़ लीजिएगा। फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, हमें और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने। काउंसिल अपने से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ओनली लोकसभा इसमें दिया, ठीक है ओनली दिया, हम एक मार के आ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकसभा नहीं तो मार। फिर कॉन्टेक्स्ट, काउंसिल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्स लोकसभा राइट, बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जस्ट शैल नॉट होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, अब ऐसा नहीं है, तो इसमें जो कि स्टेटमेंट 1 सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ये राइट, ये भी सही बोल सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर IAS का क्वेश्चन 2023 का, तो इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक लोकसभा आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे बात नहीं है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है, अब ऐसा नहीं ऑल ऑफ देम जाए, ऐसे नहीं, इसमें स्टेटमेंट मिल रहा है, हमने ऑप्शन मिल रहा है। अगर सब में एक होता है तो हम क्या करते, वही तो करके आते हैं, अब इसी में नहीं। तो इसलिए आप जो कि पहले को पोस्टपोन करके फिर देखिए, काउंसिल मिनिस्टर होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बल्कि यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर शैल भी कम्युनिकेट प्रेसिडेंट, ये भी सही है। तो आप इसको सही करके आइएगा। ये क्वेश्चन ना इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट फॉलोइंग द कन्वर्सेशन। अब इसमें कौन सा कह रहा है कि एक्सप्लिसिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द, अब ऐसा थोड़ी है, वो किसी भी हाउस का हो सकता है। फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेट इफ द लूज द मिनॉरिटी ऑफ लोअर हाउस, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अगर हो जाता है तो फिर उनको देना पड़ता है। ऑल पार्ट ऑफ द मेंबर रिप्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आप उसको देख लीजिएगा। मतलब हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन मूव, ठीक है, ये जो कि कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी, ठीक है। अगर इसी पे घुमा देता कि अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कौन सा मोशन लाएगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, ठीक है। तो आप बी केयरफुल, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं, इन्फिनाइट है नॉलेज, पूरी लाइफ हम गेन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन इफ द कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन इज पास बाय द मेजोरिटी, लोकसभा से बिल्कुल वो कर देगा भैया वहाँ से। आफ्टर द रेजिग्नेशन वो द परमिशन डज द मिनिस्टर रिक्वायर्ड टू गिव द स्टेटमेंट द लोकसभा, ये स्पीकर होता है। उसके बाद विद नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर आर रिक्वायर्ड टू टेबल द कॉन्फिडेंस, 50 होते हैं शायद, हाँ 50 है। नेक्स्ट है लेटेस्ट लिस्ट नंबर ऑफ द मेंबर कैन टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन, सभी को पता है 50 अभी हम डिस्कस किए हैं। मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देख लिए। नो मेंशन इन द कॉन्फिडेंस, देयर इज नो मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मोशन नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस इन द ओनली इन लोकसभा दिख रहा है। ये मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, बिल्कुल ये दूसरी सही है, ओनली ये तो सही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट से मेंशन नहीं है, नो कॉन्फिडेंस कहीं नो कॉन्फिडेंस मेंशन नहीं है लोकसभा में, और ये केवल लोकसभा में। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हु विल डिसाइड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर यूनियन पार्लियामेंट दोनों मान रखा है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कभी हम डिस्कस करेंगे अलग से। इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर का होती है सबऑर्डिनेट। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव का मतलब समझा देते हैं, थोड़ा समय लगता है कि नहीं समझने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव देखिए क्या होता है, लेजिस्लेशन होता है कि लॉ मेकिंग होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ द पीपल होती है, डिफरेंट लोगों का होता है। इसका काम होता है ना इम्प्लीमेंट करना, अप्लीकेबल लाना, जो रूल एंड द लॉ बनता है उसको लेकर के। फिर इसको विच लीडर ऑफ द मध्य प्रदेश, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, लोकल क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये थोड़ा सा आप रख लिया, हमें भी नहीं था क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का, तो आप इसको देख लीजिए। आर के
चेट्टी सर्व एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 से 49 इन द जवाहरलाल कैबिनेट। हु वाज द लॉ मिनिस्टर द फर्स्ट कैबिनेट में लेकर के आया है अम्बेडकर साहब से, क्योंकि कानून के पंडित बोले जाते थे ये। उसके बाद वो वन ऑफ द फॉलोइंग अ टर्म डज नॉट अपीयर द कॉन्स्टिट्यूशन बजट, इसमें ये बस लिखा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिया गया जो आर्टिकल 112 में 112 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर। ये यूपी पीछे 12 प्राइम मिनिस्टर आप देख लीजिए, हमें खुद नहीं याद हम कैसे करेंगे आपको, लेकिन ये है कि लॉजिक जब समय आएगा ना तो लॉजिकल चीज़ें एडजस्ट कर ली जाएंगी। अब इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन कौन किस पीरियड में रहे हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा कुछ। फिर उसका प्राइम मिनिस्टर गैप कैसे कैसे है इनका, लोगों का इनका क्रोनोलॉजिकल देख लीजिएगा, ये भी है। विच प्राइम मिनिस्टर डेट आउटसाइड, आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री सर थे, ताशकंद में गए थे, ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे हुआ था 66 में। काफ़ी अभी तक एक सस्पेंस ही बना रह गया कि रीजन क्या था, बस यही जानते हैं हम लोग कि नहीं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हुआ था ऐसा चीज़, तो डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये सारे जीके का क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लोकसभा ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये सारे अब जनरल क्वेश्चन वैसे बन रहे हैं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब जीके के हिसाब से ही देख लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तो वो आप इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं इसी पे आप रोकूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब वो क्वेश्चंस बने हुए हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन देख लेता हूँ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो हाँ इसे स्क्रॉल करते चल रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट साइज ऑफ द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है 15%। ये जो कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमने पहले डिस्कस किया है तो अभी भी डिस्कस कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 15% 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वो, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाज 18 द प्राइम मिनिस्टर विच सेंटर 15 अगस्त 1950 वाज 18 इधर विद यूनियन कैबिनेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच द रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग नंबर ऑफ द मिनिस्टर एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1940 वाज 18। अच्छा ये कह रहा है ना कि जो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो मिनिस्टर थे सेंट्रल में कितने थे, वो 18 थे। तो पूछा हुआ बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया। नंबर ऑफ द मिनिस्टर कैबिनेट प्रेजेंट 36, तो प्रेजेंट टाइम का और उस समय का पूछ रहा है, तो ये एक समय है, प्रेजेंट टाइम में तो बदलते रहते हैं, हालांकि हमें बस याद हो जाए क्योंकि ये बदलेंगे नहीं ना। 18 ये पूछ सकता है जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो कितने जो कि मिनिस्टर थे 18 आप याद कर लीजिएगा। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आर रिलेटेड विद ग्रीन पेपर द वाइट पेपर, ये वाइट पेपर होता है ना, तो लोग कोई बात होती है लोग कहते हैं वाइट पेपर लाओ वाइट पेपर लाओ। फिर उसके बाद देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी कंसीडर्ड नॉट इम्प्लीमेंट प्रीजुडिशियल एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव, तो ये 257 को लेकर के है। बाकी सारी चीज़ें अब जीके का था, हम तो स्क्रॉल जय जवान, हाँ यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय विज्ञान का नारा जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी सर ने दिया था, आप इसको रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि 65 में जब दिए थे लाल बहादुर शास्त्री सर ने, उस समय हम 1956 का 65 का जो कि वार पाकिस्तान के साथ लड़े थे, उसमें आर्मी की फोर्स बड़ी अच्छी काम की थी, लेकिन उस समय हमारे पास फूड भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, कि किसान और आर्मी एक्सटर्नल फोर्स पे जो कि वो कर सकती है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। एनी क्वेरी कमेंट्स अपने मेरे यूट्यूब बॉक्स में डाल सकते हैं और इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।